हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर जूही फ्रॉम प्रोविंग पीएच। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है सीएस केयूर देश पांडे, जिन्होंने 19 इयर्स 9 मंथ की एज में अपना सीएस कंप्लीट कर लिया। और ना ही सिर्फ ये अचीवमेंट किया, बट इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है एज द यंगेस्ट सीएस ऑफ इंडिया। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर एंटायर टीम प्रोविंस, for the family of CS केयूर देश पांडे एंड फॉर एवरी वन ऑफ यू। तो आपको सीएस की जर्नी में एक अच्छा मोटिवेशन मिले, दैट्स वाई सीएस केयूर देश पांडे आज हमारे बीच में है। सो वेलकमिंग you. So a very huge congratulations to you for achieving this at the age of 19 years and 9 months. It's a matter of great pride. So आज हम आपसे ना बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, so that हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो ये चीज को देखे और समझे कि उनको कैसे अपनी सीएस जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द थिंग, अब सीएस ईटी लेवल की बात करें तो सीएस ईटी लेवल काफी इजी है, अच्छे से आपसे मैनेज हो गया रहेगा। कमिंग टू सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल, तो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी और प्लानिंग किया था? Okay, first of all, thank you to entire team Provings. The success is not of mine, the success is yours. So I want to just give an tribute to all Provings CS by saying that Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devu Maheshwara, Guru Sakat Parabrahma, तस्मै से गुरवे नमः। मीन्स गुरु ही जो होते हैं वो हमें राह दिखाते हैं, वो हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, और उनकी वजह से जो सक्सेस मुझे मिला है, तो ये सक्सेस मेरा नहीं है, ये सक्सेस आप सबका है, मेरे पेरेंट्स का है। दो जो ये पॉडकास्ट अभी देखेंगे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, वो सब उनका उनका है। तो मुझे ये ग्रेटिट्यूड उनके यहाँ पे देना है। तो स्टार्टिंग विथ माई जर्नी, CACET मेरा May 22 में कंप्लीट हुआ था। ओके। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव में आया। जैसे हर बच्चे का होता है वैसा मेरा भी होगा कि CACET बहुत ईजी था, और CS एग्जीक्यूटिव मतलब इतना कोप अप नहीं हो रहा था। तो सितंबर एंड तक आई वॉज स्ट्रगलिंग कि कैसे होगा। आंसर राइटिंग में मैं मतलब कम कम था बहुत। तो जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर आया तो वैसे वैसे थोड़ा सा बोप अप होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एक डाइजीनेस था कि CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा या नहीं होगा। तो ये फिर SBC कंपनी लॉ, इनकम टैक्स में तो बहुत स्ट्रगल मैंने देखा है। इनकम टैक्स तो आता ही नहीं था, लेकिन मेरे जो सर थे अतुल सर और प्रसाद सर थे, तब उन्होंने इनकम टैक्स और GST मुझको सिखाया था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया। फिर ओमकार सर थे जो जिन्होंने JIGL हमारा अच्छे से क्लियर करवाया था, और सुबोध सर जो थे जिन्होंने SBSC करवाया था। तो ओवरऑल देयर वाज अ गुड फैकल्टी एट पुणे टेस्ट क्लास, एंड CS एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया मेरा। आई वाज समथिंग अराउंड स्कोर 206। सो ऐसा हुआ था कि खुश हो गया। और फिर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 जब जून 23 में दिया था, तब क्वाइट इजी, बिकॉज 2 MCQ पेपर थे और 2 थियरी पेपर थे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते थे। तो वो भी एग्जीक्यूटिव अगस्त 23 में क्लियर हो गया। फिर जैसे CACET में प्रोविंग्स ज्वाइन किया था, वैसे CS प्रोफेशन वापस आप वापस में प्रोविंग्स में आया। ओके, सो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और एक बच्चों को डाउट होता ही है, बिकॉज जब आप सीएटीटी देते हो, एक इतना इजी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो कि एमसीक्यू टिक करने हैं, और एमसीक्यूज काफी इजी होते हैं तो वो आप क्लियर कर लेते हो। बट सबसे मेन क्वेश्चन आता है जब आप सीएपीटी से सीएस एग्जीक्यूटिव में जाते हो। ठीक है, सो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम देने का वो फील आता है। तो ये हर एक बच्चों के साथ होता है, और आपने एक अच्छा स्ट्रैटेजी किया कि आपने ग्रुप वाइज इस चीज का एग्जाम दिया है, आपने एक एक ग्रुप करके वो चीजों को क्लियर किया। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव से अब सीएस प्रोफेशनल में आते हैं, तो हमारा अप्रोच, हमको माइंडसेट पता होता है कि भाई सीएस फाइनल है एंड वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। ठीक है, सो सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद में अब मेन क्वेश्चन आता है कि सीएस प्रोफेशनल का हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट स्कोप है, एंड यू हैव टू गिव 100% इन एवरी ऑफ योर सब्जेक्ट। सो कैसी स्ट्रैटेजी रही आपकी, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर सीएस प्रोफेशनल लेवल? ठीक है, तो हम एक एक पेपर करके हर एक एग्जाम उसकी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ योर पेपर नंबर 1 जो है आपका ईएसजी। अब ईएसजी के लिए एक बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई बहुत थ्योरी पेपर है, कैसे लिखेंगे, इतनी सारी थ्योरी कैसे याद होगी, कंपनी लॉ का मिक्सचर आ रहा है, सेबी एलओडीआर आ रहा है। तो आपने कैसे मैनेज किया इस पेपर को?
सो स्टार्टिंग विथ एन ESG, अगर ESG की बात करें तो आई बिलीव कि CS प्रोफेशनल के पूरे 7 पेपर जो है वो उसमें सबसे बड़ा है। लाइक 786 पेजेस का वो मॉड्यूल है और पूरा थ्योरी से भरा हुआ है। लिटरली बोरिंग होता है। लेकिन फिर जैसे जूही मैम मतलब आपने जैसे सिखाया है और सागर सर ने भी पार्ट बी और पार्ट सी हमें सिखाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर करवाया। और ESG के लिए मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे यूज़ की थी कि बी और सी पार्ट जो 35 मार्क्स का है वो आप पहले कर लो। वो मैं पहले करता था ये और लास्ट में जब पार्ट ए जो है वो 65 मार्क्स का है वो करता था। आ, कुछ चैप्टर्स बड़े जैसे कि 18 19 20 ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। फिर एंटी टाइवरी कोड का चैप्टर बहुत बड़ा है। फिर एनवायरनमेंट का वो चैप्टर है वो भी बहुत बड़ा है। तो जो जो चैप्टर बड़े थे वहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स लगाए थे। वेरी गुड। सो पूरा पेज में पढ़ता था। उसका जो क्रक्स है वो स्टिकी नोट्स पे मैं लिखता था। तो इससे हुआ क्या कि जब रिवीजन करने की पारी आई तो फास्ट रिवीजन हुआ मेरा। ओके, सो आपने पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आपने पहले पार्ट बी एंड पार्ट सी कर लिया, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप ईएसजी जब भी पढ़ो तो पार्ट बी एंड पार्ट सी को खत्म कर लो, देन आ जाओ पार्ट ए में जिसमें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो वो पूरा का पूरा कंपील और एलओडीआर है, और जो भी लेंदी चैप्टर्स है उसके आप एक स्टिकी नोट्स बना लो जो आपको एंड मोमेंट पे हेल्पफुल रहेंगे। सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 2 व्हिच इज़ योर ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? ड्राफ्टिंग में तो एक कंसेप्ट मेरा भी कंसेप्शन था कि ड्राफ्टिंग का पेपर है तो सिर्फ ड्राफ्ट्स ही आएंगे क्योंकि मॉड्यूल में पूरे का पूरे ड्राफ्ट ड्राफ्ट्स ही थे। लेकिन मिसकंसेप्शन टूटा मेरा जब प्रीलिम्स मैंने दी प्रीलिम्स की और कुछ उससे पहले भी पेपर मैंने सॉल्व किए थे, 5 पेपर सॉल्व किए थे। तो ऐसा हुआ था कि ड्राफ्ट्स कुछ आए नहीं, सिर्फ थ्योरी ही आई। और दिसंबर 24 में जब पेपर था ड्राफ्टिंग का तब भी वैसा ही होगा कि सिर्फ 3 ड्राफ्ट्स आए थे पेपर में, बाकी होल वाज अ थियरी। तो उससे इम्पोर्टेंस मतलब पहले ही पता चला था कि थियरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना ड्राफ्ट राउंड्स है इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे मैंने थियरी पर भी उतना ही फोकस किया था जितना ड्राफ्टिंग में फोकस किया था। ड्राफ्टिंग के मैंने प्रैक्टिसेस किए थे। सपोज हमें कुछ ड्राफ्ट लिखना है तो मैं ऐसा सोचता था कि क्लाइंट मेरे पास आया है और मुझे वो अपनी जो कुछ परेशानी है वो मुझे बता रहा है और फिर मैं ड्राफ्टिंग में ले जा रहा हूँ। बराबर। तो उससे होता क्या था कि जो मॉडल में दिया है एज अ मॉडल आंसर वो तो दिमाग में आता ही था, लेकिन प्लस और नए पॉइंट्स मुझे सूझते थे। तो पहले मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रही है कि अगर कोई भी ड्राफ्ट आया तो थिंक करने का कि क्या लिखना है, फिर पॉइंट्स लिख लेने के कि मुझे ये पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और उसके बाद उसको इलाबोरेट करना है। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। सो हम अच्छा, आपने ड्राफ्ट की राइटिंग प्रैक्टिस किए थे, मतलब अग्रीमेंट्स और ड्राफ्टिंग लिख के प्रैक्टिस किया था? यस, मैंने किया था, मैंने बुक बनाई थी। ईच ड्राफ्ट मैंने कम से कम 3 बार लिखा था। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक ड्राफ्ट एवरेज टाइम कितना होना चाहिए वो ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट लिख के खत्म होने में? इफ इट इज फॉर 5 मार्क्स देन यू शुड कंप्लीट द ड्राफ्ट बाय 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यस यस, वेरी गुड। सो ड्राफ्टिंग को अगर हम लोग समराइज करें तो ड्राफ्टिंग के केस में आपको थियोरी पे भी उतना ही ध्यान देना है और आपको उसकी ड्राफ्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 3 विच इज योर कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। अब इसके लिए भी ये माना जाता है कि ये काफी थ्योरी सब्जेक्ट है। सो अगेन अ थ्योरी सब्जेक्ट, एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? अगेन CMNAD के लिए जो रेमा मैम है हमारी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा गाइडेंस दिया था मुझे, सबको दिया था मतलब। उन्होंने कहा था कि जो कुछ कॉमन चैप्टर्स है तो वो आप एक बार अगर करोगे तो दूसरा जो कॉमन चैप्टर्स रहेगा वो रिवीजन के तौर पर करो। जैसे कि 8 चैप्टर है टाइप्स ऑफ बॉडी एंड 16 चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस, तो वो साथ में जाते हैं। तो अगर आपने 8 चैप्टर एज अ स्टडी किया तो 16 में आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके। और उन्होंने बोला था कि पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि जो पार्ट बी की तो सबसे हार्ड लेसन है 8 9 10 11, जो पूरा ऑडिट हमें समझाते हैं। तो वो मैंने किया था, उस पर फोकस किया था। फर्स्ट चैप्टर के भी मैं मतलब अच्छे से किया था। फर्स्ट जो पार्ट ए है तो वहाँ पर भी मैंने उतना ही फोकस किया था।
और अगेन स्टिकी नोट्स बनाए थे, कुछ नोट्स निकाले थे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई। ओके, तो थियरी के लिए तो एक चीज बहुत क्लियर है कि भाई चिकन नोट्स बना लो। और है ना, मोर स्पेसिफिक अगर हम ये बोले तो आप जहाँ रोज इस चीज को देख सकते हो, आप रोज वो जगह पे वो स्टिकी नोट्स को चिपका दो, ताकि आप सुबह उठो और आपको पहले स्टिकी नोट्स दिखे। ठीक है, ओके, सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर नंबर 4 विच इज योर PSR। तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस किया था? CSR के लिए अगर मतलब कोई भी ओपन बुक का पेपर है तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है ऐसा। हाँ, क्योंकि ये कंसेप्शन है कि ओपन बुक है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओपन बुक में हमारे पास में बुक्स है तो हम आराम से लिख देंगे, बट दिस इज नॉट द राइट केस। मतलब आसमान खुला है लेकिन तारे कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए एक बार तो कम से कम अब पढ़ा होना चाहिए। तो मतलब कुछ लर्न नहीं करना है लेकिन मॉडल में कौन सी चीज कहाँ पर है वो हमें पता होना चाहिए। तो CSR के लिए मैंने इंडेक्स बनाया था। अ, जो मतलब पेज वाइज इंडेक्स की पेज नंबर 1 पे कितने टॉपिक्स है, फिर वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होते हैं, अगर वो उसमें कुछ सब पॉइंट्स होंगे तो उसका भी मैंने इंडेक्स बनाया था। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। और ICSR का जो गाइडेंस नोट है CSR के लिए वो भी मैंने रेफर किया था और उसमें से ही क्वेश्चंस आए थे। पर ओके, वेरी गुड। तो आपने ओपन बुक के लिए स्ट्रैटेजीज दिया एंड दैट स्ट्रैटेजी इज योर प्रिपेयर एन इंडेक्स, और आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल में कौन सा आंसर या कौन सा टॉपिक कहाँ दिया होगा। ओके, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर नंबर 5 विच इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फंडिंग। उसको कैसे मैनेज किया? SM, अगर SM की बात करूँ तो SM में भी बहुत थियरी है। और ICSR ऐसा देखता है कि आपको कितना समझा, ना कि आपने मॉड्यूल में से कितना याद करके लिखा। बराबर, मतलब कंसेप्ट इज Concept इम्पोर्टेंट is एंड रेस्ट थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। तो जयराज सर जब पढ़ाते थे SM तब वो रियल टाइम एग्जांपल्स देते थे कि इस कंपनी में ऐसी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट हुई है। तो जब वो एक रियल टाइम एग्जांपल्स देते थे तो मैं वो लिख लेता था। ओके। तो कंसेप्ट भले ही मैं भूल जाऊँ लेकिन मुझे स्टोरी याद रहती थी। तो स्टोरी याद करते करते मैं कंसेप्ट याद करता था। वेरी गुड। और जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर था, BCJ मैट्रिक्स करके, एंड ऑफ मैट्रिक्स करके, तो वहां पे मैंने रियल टाइम यूट्यूब वीडियोस देखे थे कि वो समझाते थे वहां पे कि मैट्रिक्स कैसे वर्क करते हैं। तो वो भी स्टोरी बताते थे कि सपोज ये कंपनी है तो इसमें मैट्रिक्स ऐसा अप्लाई होगा। तो उस एग्जाम्पल से भी क्या होगा कि मैट्रिक्स का जो चैप्टर था वो भी इजी गया मुझे। ओके, तो ऐसे मैनेज हो गया आपसे। और अगर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट फंडिंग में अगर बोलूँ तो ICDR बहुत बड़ा चैप्टर। और लेंदी चैप्टर है। तो मैं हमेशा वो लास्ट में करता था। बाद में जो पहले में से करता था कि जो REIT INED IFSC जो सागर सर हमें पढ़ाते थे, सागर सर ने भी एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके हमें समझाया था कि कैसे REIT वर्क होता है। तो पहले तो जो कॉमन चैप्टर है कि लाइक REIT INED IFSC ये तीनों साथ में जाते हैं। ओके। तो मैं पहले वो करता था, फिर बाद में बाहर ये सेड इक्विटी सॉप ये करता था, और लास्ट में ICDR मैंने किया था। ओके, सो आपने पहले छोटे छोटे चैप्टर्स ले लिए CF के, और लास्ट में उसके जो लेंदी चैप्टर्स थे उसको खत्म किया। गुड, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू योर पेपर नंबर 6 विच इज योर CRBI। तो CRBI एक अपने आप में इतना लेंदी सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होने वाला सब्जेक्ट है। सो इंस्टीट्यूट को इसको 2 सब्जेक्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता, एक सब्जेक्ट एड ऑन हो जाता आपका। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट पेपर नंबर 6? CRBI में अगर बात करूँ तो वैल्यूएशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, लाइक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ समझ नहीं आता था कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, कितना वैल्यूएशन होगा, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। लेकिन मैं ऐसा किया था, मैं पहले वैल्यूएशन की थियरी कर लेता था। बाद में मैंने एक्चुअली 5 पार्ट्स वहाँ पे निकाले थे कि फर्स्ट पार्ट में बायबैक और जो टेक ओवर बोर्ड है वो मैं कर ले रहा था। ओके। बाद में पूरा मर्जर का एक दूसरा पार्ट था। यस। उसके बाद वैल्यूएशन, और उसके बाद CR इंश्योरेंसी में जो ये CIRP का जो पार्ट है वो, और उसके बाद लिक्विडेशन और एंड स्ट्राइक। ओके। तो ऐसे 5 पार्ट्स में मैंने CRBI को पढ़ा, क्लास पढ़े। ओके, और जो वैल्यूएशन का पार्ट था, वो वैल्यूएशन का पार्ट में आपने सिर्फ थियरी किया या सिर्फ सम सॉल्विंग, या दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है? दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। वैसे भी December 24 की अगर मैं बात करूँ तो थियरी ही आया था, एक भी एग्जाम्पल नहीं आया था। और अगर June 24 की बात करूँ तो
10 मार्क्स के थे या थर्ड 10 मार्क्स के लिए। तो जिसने अगर थियरी मिस कर दिया होगा उसके लिए तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता पेपर सॉल्व करना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या थियरी अगर हम लोग को लगता है इसमें से प्रैक्टिकल आएगा थियरी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। आईसीएसआई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि इस चैप्टर में से कितना आएगा या कितनी थियरी पूछनी है। आपको हर एक टॉपिक को और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पेपर विच इज योर पेपर नंबर 7 आईबीसी। आईबीसी कैसे मैनेज किया? आईबीसी अगेन जैसे सीएसआर है वैसे ही सेम सर्टिफिकेट ओके, हमें अप्लाई करनी चाहिए। आईबीसी में एक किया था कि जो सीआरबीआई में भी आईबीसी की केसेस है और आईबीसी के मॉडल से आईबीसी की केसेस है, तो एक कंपाइल एक्सेल शीट में मैंने सब केसेस बनाए थे। वेरी गुड। एंड दिसंबर 24 में ऐसा हुआ था कि मैच दी बेस आया था, तो केस लॉ एंड उसका डिसीजन, तो वो मुझे इतना आया नहीं था क्योंकि कहाँ ढूंढ लो ना, मतलब बहुत सारे बुक्स लेके गया था तो कंफ्यूजन हुआ। तो जून 24 में जब मुझे ऐसा लगा कि फिर से मैच दी बस आ सकता है, तो सब केस मैंने कंपाइल किए थे और ए टू बी जो हमें सॉर्ट करते हैं, तो ए टू बी में सॉर्ट किया था। अगर मैच दी बस आया आया तो नहीं, लेकिन अगर आता तो मैं सॉल्व कर लेता। और सेम केस लॉ के एक मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब सीआरडी में कितने केस लॉ है कि रिजोल्यूशन प्लान में कितने केस लॉ है, ऐसा सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैंने सेम केस लॉ का दूसरा एक्सरसाइज बनाया था। और जो मतलब सिक्की नोट्स में अगर मैं बोलूँ कि बुक मार्किंग करके रखा था मॉड्यूल में कि कौन सा पेपर कहाँ पर है। और जो केस लॉ है जैसा मतलब सीआरबीआई में देखा गया कि केस लॉ के ऊपर ही क्वेश्चंस आते थे, यस, तो आपको वो थ्योरी नहीं पूछेंगे और या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो मॉड्यूल के पीछे जो केस लॉ दिए हुए उसकी की उसी की केस पूछते रहे, ओके तो वो भी मैंने अच्छे से किया था। ओके। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ तो पेपर 1 से लेकर पेपर 7, चाहे वो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपको राइटिंग एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लो, हर एक चीज को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। Yes. हर एक चीज का हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के हर एक पेपर को सैग्रीगेट किया है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमारा बहुत सारा थ्योरी पैटर्न है एग्जाम का, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में हम ये एक्सपीरियंस करते ही है। राइटिंग प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है, एंड आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था? पर्सनली यार वीडियो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही गलती होती है हमारी कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन लिखते कुछ नहीं। लिखते टाइम पे हमको याद नहीं आता कि आंसर फ्रेम कैसे करवाया, आंसर लिखना कहते हैं। तो अगर मैं प्रोफेसर जर्नी की बात करूँ तो मैंने हर सब्जेक्ट के 4 जैसे 28 पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे वेरी गुड। बिफोर माई अटेम्प्ट। एंड जैसे मतलब हम पढ़ते बहुत है, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो प्रेशर हैंडल नहीं होता। ये तो अगर प्रेशर हैंडल हो सकता है, जैसे लेक्चर में है ना मैम बोलती थी कि पढ़ते तो सब लोग है, लेकिन क्यों कोई AR1 आता है और क्यों कोई फेल होता है, तो ऐसा ही होता है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं होता। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। और पेपर के अलावा जो मॉड्यूल के हर लेसन के पीछे वाले जो क्वेश्चंस है, तो वो भी मैंने सॉल्व किए थे, तो उससे मुझे बहुत फायदा होगा एग्जाम में लिखते समय। ओके, जो मॉड्यूल के पीछे हर एक चैप्टर के सेट टेस्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, आपको राइटिंग करना ही है ताकि आप एग्जाम में जाके फंबल ना हो जाओ, या एग्जाम में जाके आपको समझे ही नहीं कि राइटिंग कैसे होगा या एक आंसर को लिखना कैसे है। ठीक है, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर केस स्टडी सॉल्विंग। सो केस स्टडीज के लिए आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाया एंड कैसे केस स्टडीज को सॉल्व किया? केसरीज लाइक केसरीज यस, जितने भी आपके केस स्टडी बेस्ड होते हैं, आपके मॉड्यूल में वो क्वेश्चन है, या एग्जाम में जैसे केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पैराग्राफ देते हैं, नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कैसे हल किया? अभी उसमें 2 पार्ट है कि एक इंसॉल्वेंसी में जो केसेस आते हैं वो तो लैंडमार्क जजमेंट में से ही आते हैं। तो अगर हम लैंडमार्क जजमेंट याद कर ले, अगर हमें केस लॉ का नाम भी नहीं याद है, लेकिन हमें पता होता है कि इस केस में ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ, तो इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड जितने भी केसेस है, तो हमें उस पर टैकल करना चाहिए कि हमें केस लॉ क्या है वो पता होना चाहिए। और जैसे लैंडमार्क जजमेंट से तो उसकी बेटे से कि हमें नाम याद रहे। ओके, मतलब केस के नाम आपको याद रहे। यस। ओके, ओके। और अगर
अदर्स की मैं बात करूँगी, जैसे ड्राफ्टिंग में बहुत सारे केसेस आते हैं। तो केसेस पढ़ते समय आगे आप विजुअलाइज करो कि ये केस आपके साथ हो रहा है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मतलब पर्सन एक्स और एनसीडी, अगर ये दो पर्सन के बीच में ही केसेस आते हैं, तो आपको यही पूछेंगे कि एक्स क्या करेगा, और आपको पूछेंगे एनसीडी क्या करेगी। यस, परफेक्ट। तो जो पूछा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में से क्या सही है, अगर वो आपने डिकोड किया तो आपको इजी जाएगा। जैसे कि ड्राफ्टिंग में मुझे याद है कि दिसंबर 24 के एग्जाम में एक केस आया था कि मिस्टर एक्स ने कन्नड़ लैंग्वेज में पिटीशन फाइल किया, ओके। और एनसीएलटी बोली थी कन्नड़ में नहीं चलेगा, आप इंग्लिश में करके ला। तो आप क्या करोगे? एनसीएलटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है क्या नहीं है? तो एनसीटी रूल्स तो पढ़े थे, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा था या नहीं याद नहीं था तो उसका। ओके। तो एनसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा और उसका आंसर लिखा था कि हाँ, एक कन्नड़ लैंग्वेज में दिया है पिटीशन, तो एनसीटी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ट्रांसलेशन पिटीशन मंगाएगी। ये तो ये मैंने देखा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को हम टैकल कर सकते हैं इस टेक्निक। ये तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि केस स्टडी का जो अप्रोच होना चाहिए वो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। इमेजिन योरसेल्फ एज द सीएस ऑफ द कंपनी एंड हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन, और इमेजिन योरसेल्फ एज द प्लेंटिव डिफेंडेंट और व्हाटएवर इज द सिनेरियो, एंड आप उस केस को, अगर आप उस जगह पे होते तो आप वो केस को कैसे हैंडल करते। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, हमारे लिए वो भगवत गीता है। आप उसको रेफर करे बिना, भले आपके पास कितने भी नोट्स हो, कितने भी मटेरियल हो, मॉड्यूल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आपने वो मॉड्यूल रीडिंग की थी? अगर यस, तो हाउ मेनी टाइम डिड यू रीड दैट मॉड्यूल? ओके, तो मैंने मॉडल रीड की थी। जैसे आपने बोला कि भगवत गीता है, भगवत गीता के बिना लाइफ चलती नहीं है। जैसे मॉडल के बिना हमारा सीएस नहीं हो सकता। तो मॉडल मैंने रीड किया था। हमारे जो नोट्स है वो बहुत इंक्लूसिव नोट्स है। तो 2 चैप्टर मैंने नोट्स से किए थे। उसका सिर्फ एक बार मॉडल ग्लांस ग्लांस किया था। कुछ अगर डिफरेंट मिला तो मैं सिर्फ मार करके लेता था। बाकी मॉडल मैंने पढ़ा है, और अगर मैं काउंटिंग आपको बताऊँ तो अराउंड 15 टाइम्स ईच मॉडल मैंने पढ़ा है। 15 times per subject at each So- module. Very brilliant mind. So आप सोचो उन्होंने किस तरीके से पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा जब उन्होंने जाके 15 टाइम एक सब्जेक्ट की मॉड्यूल को पढ़ा है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो आपने डे 1 से पढ़ाई शुरू कर दी होगी आई थिंक। जैसे जैसे कदम होते या वैसे वैसे आपने मॉड्यूल हाँ, रेफर करते गए। कुछ चैप्टर ऐसे होते थे कि सर ने सिखाने से पहले ही मैं पढ़ लेता था। वेरी तो कंसेप्ट जो कुछ आ रहा था, मतलब जो कुछ डाउट्स थे, तो कंसेप्ट मुझे क्लियर होते थे जब मैं लेक्चर्स कर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा आपने मॉड्यूल रीडिंग किया, साथ में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए थे, ऐसा कुछ किया था? 5 पेपर्स ही मैंने सॉल्व किए थे। हमारा जो जून जैसे जून 24 का जो अटेम्प्ट था, तो वहाँ पर मतलब न्यू सिलेबस से था। यस। तो वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ द न्यू सिलेबस। सो पेपर्स इतने नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी मिलता था 60% अगर सेम हो, 40% अगर सिलेबस सेम ही था, तो वो भी मैंने पेपर सॉल्व किए थे। और उसके अलावा स्कैनर क्वेश्चंस भी किए थे। स्कैनर में वैल्यूएशन का पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से मैंने किया था, तो उससे मुझे हेल्प हुई। हेल्प हुई थी। ओके, सो जैसे आपका न्यू सिलेबस था बट कुछ चैप्टर्स कॉमन थे जो ओल्ड सिलेबस में भी थे, एंड आपके पास उसके पेपर्स अवेलेबल होंगे आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स के। सो आपने वो चीजों को सॉल्व किया, वो कॉमन चैप्टर्स आपने लिए एंड वो कॉमन चैप्टर्स को आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। ओके, सो पेपर वाइज स्ट्रैटेजी हमको समझ गया, आपने कैसे थ्योरी क्वेश्चंस टैकल किए, आपने कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टैकल किए, केस स्टडीज टैकल किया, ये सब हम लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब बात आती है एग्जाम के थोड़े महीने पहले, जब हमारा रिवीजन का टाइम हो जाता है, जब क्लासेस का कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद जब हम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, जब रिवीजन कर रहा है, तो रिवीजन कैसे प्लान किया एंड कितनी बार आपका पढ़ के हुआ था एग्जाम के पहले? रिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द मतलब क्लास करते चलते अगर आपने बहुत पढ़ लिया है, तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि अभी बस हो गया, अभी नहीं पढ़ना है। ये- लेकिन आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ऐसा होता रहा कि अरे नहीं पढ़ना है अभी, बस बहुत हो गया। लेकिन वो फिर मोटिवेशन, फिर मतलब मम्मी बोल रही थी, पापा को दे दे के अरे पढ़ पढ़, एग्जाम नजदीक आ रही है।
तो वो मतलब पढ़ते रहना चाहिए इन शॉर्ट। और अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब आप मस्त कॉन्फिडेंट हो कि मुझे आ गया, उसे आता है, तो आप फिर से पेपर सॉल्व अगर करोगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो पेपर भी मैंने सॉल्व किए, कुछ पेपर मतलब मैंने बचा के रखे थे कि हाँ ये रिवीजन के टाइम में सॉल्व कर, ओके तो वो पेपर मैंने सॉल्व किए। फिर अगर कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे मेरे लिए, जैसे कि सेक्शन 29 ए की बात करो, आईबीसी में जो रिलेटेड पार्टी क्वालिफिकेशन देता है, तो वो ऐसे सारे क्वेश्चन जो बहुत हार्ड थे, हार्ड टू अंडरस्टैंड और लर्न थे, तो फिर मैं क्या करता था कि पेपर लेता था और फिर मैं लिखता था कि पॉइंट नंबर 1 में ये लिखूंगा, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखूंगा। तो उससे भी ज़्यादा मतलब रिवीजन भी होती थी और पता भी चलता था कि क्या लिखेंगे एग्जाम। ओके वेरी गुड। और बच्चों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमको डेली कितने आवर्स डेडिकेट करने चाहिए पढ़ाई के एंड कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपने कितने घंटे प्लान किया था एंड एक स्टूडेंट को कितने एवरेज आवर्स स्टडी करनी चाहिए? अगर कितने आवर्स पढ़ाई पढ़ाई करनी चाहिए, अगर ये बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्टली यू शुड नो योर सेल्फ कि कोई एक बंदा 5 बजे उठ के पढ़ रहा है या फिर कोई रात भर पढ़ रहा है, तो इट इज डजंट नेसेसरी कि आपने भी वही करना चाहिए। सेम स्ट्रेटजी यस। तो मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे सुबह जल्दी मैं उठता नहीं हूँ और रात रात मुझे जल्दी नींद आ जाती है। तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो डे और ही पढ़ा, 20 के टाइम में पढ़ा था। तो पहले तो आप समझो कि आपको क्या करना है और आपको क्या इजी जाएगा। तो अराउंड 10 घंटे पढ़ाई आई थिंक इज सफिशिएंट। ओके 10 आवर्स ऑफ स्टडी के ठीक है। और मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं 90 मिनट्स तक पढ़ाई करता था और 30 मिनट्स तक ब्रेक ले लेता था। वेरी तो ऐसा मेरा 10 घंटे पढ़ाई होती थी। और ऐसा लगता है कि मतलब कितने घंटे पढ़े उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ते। वेरी गुड वेरी तो 90 मिनट्स अगर आप पूरा फोकस लगा के पढ़ते हो तो मतलब बाय बैक अगर मतलब हम बाय बैक बात करिए तो बाय बैक 30 मिनट्स में भी हो सकता है और पूरा दिन भी उसको कम पड़ेगा। तो आप कितना प्रोडक्टिव वे में करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस एब्सोल्युटली। सो नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस करने से अच्छा, अब एक बच्चा दिन का 10-15 घंटे पढ़ रहा है बट उसके बाद में भी अगर उसके कुछ ही चैप्टर्स पढ़ के हुए या कुछ ही टॉपिक्स पढ़ के हुए एंड वर्सेस अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स बट उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर एंड उसको पूरा का पूरा चीज पता है, सो दैट इज बेटर। सो ऑलवेज डू नॉट फोकस ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर स्टडिंग बट ऑलवेज फोकस ऑन द कंटेंट एंड हाउ मच प्रीसियस रिविजन और प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग। ओके सो अब ना बच्चों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमको प्रोफेशनल में दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए या एक एक ग्रुप करके प्लान करना चाहिए। सो आप किस तरीके से प्लान आपने किस तरीके से प्लान किया था एंड दोनों ग्रुप देना इज फीजेबल और वी शुड गो बाय वन टाइम वन ग्रुप? पर्सनली आई बिलीव यू शुड गो बाय वन। ओके अगर आपको ARM करना ही है तो ऑप्शन तो नहीं है, आपको दोनों ग्रुप अटेंड अटेंड करने पड़ेंगे। लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि यू शुड प्ले सेफ। ओके सो सो एक इंडिविजुअल डिसीजन Hmm. एज पर योर कैपेसिटी एंड एज पर हाउ मच यू हैव स्टडीड, उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ओके परफेक्ट वेरी गुड। सो नाउ कमिंग टू द एग्जाम पार्ट, जब हमारी एग्जाम काफी नजदीक आती है एंड अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो साथ में मतलब आपको 7 पेपर देने हैं एंड 7 days बैक टू बैक आपको पेपर देने हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स, इज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट्स। सो आपने किस तरीके से ये स्ट्रेस हैंडलिंग किया था? तो 7 डेज बैक टू बैक पेपर ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक एग्जीक्यूटिव जून 23 में हुआ था, उस वक्त SY BCom चल रहा था मेरा, और उस वक्त उसके भी पेपर्स थे और CS के भी पेपर्स थे। और देन जून 24 में जो प्रोफेसर के दोनों ग्रुप मैंने अटेंड किए थे, उस टाइम में भी 7 डेज बैक टू बैक पेपर थे। तो एक ही कहूँगा इसके बारे में, अगर 7 डेज बैक टू बैक पेपर है तो पहला पेपर होने के बाद घर जब आते हैं हम, तब उसकी चिंता नहीं करने की। जो पेपर हो गया, क्यों पेपर हो गया, लीव इट, मूव ऑन। सो ऐसा ही स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी दोनों बार की। पेपर हो गया तो बात खत्म, रहा उसको भूल जाओ उसको। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस तो बिल्कुल हाँ, रेंज का इसका तो बिल्कुल पूरा सीधा एग्जाम सेंटर से सीधा घर आओ और सेकेंड पेपर की जो तैयारी करो। ओके सो आपने इस तरीके से स्ट्रेस हैंडल किया था एंड किया था। सो केयूर आपकी जो जर्नी रही है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। आप डे वन से काफी फोकस्ड रहे हो। सो डे वन से आपका क्या माइंड सेट था
एंड किस तरीके से आपने फोकस्ड रह के ये पूरा सीएस खत्म किया, एंड व्हाट मोटिवेशन वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द एस्पायरिंग सीएस? ओके, सो डे वन से अगर कि मैं बात करूँ तो 11th में जब जहाँ पर मैं बीकॉम 11th में जब मैं क्लास तक जाता था, तो वो सर भी ऐसे थे, पुरंदर सर थे वो, मतलब है अभी भी, पुरंदर सर करके थे। तो उन्होंने बोला था कि भले ही दूसरों के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, तो एक ही अटेम्प्ट में हमको आपको क्लियर करना है। और जैसे मैंने अभी बोला कि वाई, व्हेन वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। वेरी गुड, यस, योर पर्पस शुड बी क्लियर कि मुझे ये करना ही है, तो आप आराम से उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे। बना सकते। ये और माइंडसेट की अगर बात करो तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। फ्रॉम द डे वन आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं सीएस बन सकता हूँ और मैं सीएस हूँ। तो एक मतलब जैसे शेयर करना चाहता हूँ सीएस के साथ साथ मैं मतलब एंशिएंट विजडम जो है हमारा एंशिएंट इंडिया का विजडम, उसमें भी थोड़ा सा रिसर्च और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि वो सारे बुक्स हम पढ़ते हैं। वेरी गुड, यस। तो उसमें एक भर्तृहरि शतक में एक सुभाषित आता है कि वो बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, देव और असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तब बहुत सारे मतलब रत्न निकले, ज्वेलरी निकली, फिर विष निकला। लेकिन जो असुर थे, तब जब जब ज्वेलरी निकला तो उससे वो विचलित हो गए, और देवों का ऐसा गति नहीं, मुझे सिर्फ अमृत ही आई है। तो वो बर्कवेरी कहते थे कि रत्ने महास्तुषण देवा न भेजिरे भीमा विषय भीते सुधा बिना न प्रयुर्विराह, मतलब जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक विष मिला तो भी उनको डरने लगा, या फिर अगर कुछ सोने चांदी की जो चीजें निकली उसके पहले, तो उससे वो मतलब एक्साइट नहीं हुए कि अरे सोना मिला, लेकिन उनको अमृत ही चाहिए था। तो वो लास्ट में सब बोलते हैं कि न निश्चितार्क द्विरमंती धीरा, मतलब जो धैर्यशील लोग होते हैं वो जब तक उन्हें उनको जो सुप्रीम गोल हमें चाहिए वो अगर मिलता नहीं है तब तक वो रुकते नहीं है, चाहे कितना भी अच्छी चीजें ना क्यों ना हो और बुरी चीजें क्यों ना हो। तो ऐसा ही माइंडसेट हमें रखना चाहिए कि सीएस वॉज अवर अमृत, सो अमृत का रस प्राप्त करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा माइंडसेट मेरा था। वेरी गुड, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही डीप मीनिंग आपको कन्वे किया है कि जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए तब तक रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आजकल के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं चाहिए। सो वेरी गुड एंड अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन विथ यू, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ स्टूडेंट जिसका भाग्य मिलता है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, बिकॉज ये स्टूडेंट ने इतनी जल्दी अपना सीएस भी खत्म किया, अपनी प्रोफेशनल जर्नी कर रहे हैं, साथ में अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं। एंड इनके पेरेंट्स के लिए एकदम प्राउड मोमेंट है, बिकॉज when you complete your professional journey at a very early age, उसके बाद आपके लिए the world is open, the sky is your limit, and same is the case with you. So all the very best here. Thank you. And we hope to see you in future also. All the best for all your ventures. Thank you so much everyone for joining with us today. Stay tuned for more of such podcasts and more of such motivation. Thank you.